चलिए प्रशांत जी, मुकेश वर्मा जी आ गए हैं जी, कुणाल भी हैं और हम सब लोग हैं। विद्यालय के तत्वावधान में वनमाली सृजन पीठ और आईसेक पब्लिकेशन के इस प्रतिष्ठा आयोजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज प्रतिष्ठित वनमाली कथा सम्मान से सम्मानित हम सबकी प्रिय रचनाकार कथाकारा आदरणीय ममता कालिया जी की 10 कहानियों की पुस्तक का लोकार्पण का सुअवसर है। आईसेक पब्लिकेशन ने यह पुस्तक वनमाली सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित की है। मित्रों, आईसेक पब्लिकेशन का शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि हम उत्कृष्ट साहित्य न्यूनतम मूल्य पर पाठकों को उपलब्ध कराएं। इसी कड़ी में यह श्रृंखला अपने समय के प्रसिद्ध कथाकार आदरणीय श्री जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली जी के नाम पर आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत हमारा संकल्प है कि हम समकालीन साहित्य का उसके उत्कृष्ट का दस्तावेजीकरण करें और पाठकों को उपलब्ध कराएं। समकालीन रचनाशीलता को उपलब्ध कराना ही 10 कहानी श्रृंखला का उद्देश्य है। इसी क्रम में हम इस कार्यक्रम की पहली कड़ी के रूप में मनोज पांडे की पुस्तक का लोकार्पण कर चुके हैं और आज आदरणीय ममता कालिया जी की पुस्तक के लोकार्पण का सुअवसर है। और हम आपको याद दिला दें कि इसी कड़ी में आगे और भी कई महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भी जुड़ने जा रहे हैं। मित्रों, आपको बताते हुए हर्ष है कि आईसेक द्वारा स्वप्रकाशन योजना का भी शुभारंभ किया गया है, जिसे देश विदेश के रचनाकारों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आप अपनी पांडुलिपि के साथ आईसेक पब्लिकेशन में संपर्क कर सकते हैं और अपनी रचना का प्रकाशन करवा सकते हैं। बहरहाल, आज के इस लोकार्पण समारोह में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे बीच हमारे प्रिय कथाकारा आदरणीय ममता कालिया जी। इनकी कहानियों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच रहेंगे वरिष्ठ रचनाकार मुकेश वर्मा जी, और साथ में यदि संभव हुआ तो प्रांजल धर जी भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बीच कवि, कथाकार और सामाजिक उद्यमी और विश्वरंग के स्वप्नद्रष्टा आदरणीय संतोष चौबे जी। और कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं हमारे बीच उपस्थित युवा कथाकार कुणाल को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और कार्यक्रम के संचालन की बात संभालें। और एक याद दिला दूं कि बीच में हमारे साथ में रहेंगे मीना झा जी भी, जो कि आदरणीय ममता कालिया जी के रचना कर्म पर प्रकाश डालेंगे। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं कुणाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और कार्यक्रम में संचालन की डोर अपने हाथ में संभालें। आदरणीय कुणाल जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। नमस्ते। विश्वरंग के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के तत्वाधान में वनमाली सृजन पीठ और आईसेक पब्लिकेशन के दूसरा संयुक्त आयोजन है। आईसेक पब्लिकेशन भोपाल द्वारा प्रकाशित वनमाली सीरीज की यह दूसरी पुस्तक है, 10 कहानियां ममता कालिया की, जिसका हम ऑनलाइन लोकार्पण करने जा रहे हैं। मैं उपस्थित अतिथियों से आग्रह करूंगा कि अपनी स्क्रीन के सामने पुस्तक को दिखाकर इसका प्रतीकात्मक लोकार्पण करें। एक बार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए और ममता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं जी। पिछले माह हमने वनमाली सीरीज की पुस्तक 10 कहानियां मनोज पांडे का इसी तरह लोकार्पण किया था। अगले माह सितंबर में 10 कहानियां तरुण भटनागर का भी लोकार्पण इसी मंच से हम करेंगे। मित्रों, वनमाली सीरीज की ये पुस्तकें जिस क्रम में आ रही हैं, कृपया इसे किसी अनुशासनिक क्रम को न माने। कोरोना की वजह से प्रकाशन जगत में उपस्थित व्यवधान को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। तो वनमाली कथा सम्मान से सम्मानित रचनाकारों का ये जो प्रतिनिधि संकलन है आ रहा है 10 कहानियों के नाम से, तो इनके प्रकाशन का यह जो सिलसिला और क्रम आप देख रहे हैं, यह विशुद्ध रूप से उपलब्धता के आधार पर बना हुआ है, अपने आप बना हुआ है, न कि किसी वरिष्ठता के आरोही या अवरोही क्रम के अनुसार। आगे भी इस क्रम में एक और, जैसे स्वयं प्रकाश जी, प्रभु जोशी जी, असगर वजाहत जी जैसे वरिष्ठ रचनाकार हैं, तो साथ ही पंकज मित्र हैं, कैलाश बनवासी, अल्पना मिश्र, मनीषा कुलश्रेष्ठ जैसी युवा रचनाकार भी होंगे। तो आयोजन है ममता कालिया की 10 कहानियों के लोकार्पण और कहानी पाठ का। मैं आग्रह करता हूं ममता जी से, उन्होंने मंशा व्यक्त की थी कि वे 10 कहानियों में शामिल
पीठ कहानी का पाठ करेंगी। तो प्रस्तुत है पीठ का पाठ। ममता जी, आदरणीय ममता जी। शुक्रिया किरण। आईसेक पब्लिकेशंस ने ये एक बहुत अच्छी पहल की है कि उन्होंने पुस्तकों का प्रकाशन अपने हाथ में लिया है। पुस्तकें तो बहुत प्रकाशित होती हैं, लेकिन पुस्तकों को नाम तरीके से प्रस्तुत करना एक बड़ी चुनौती है। आज जब पाठक दूर जा रहा है किताबों से, तब किताबें अगर हल्की फुल्की होंगी, सुंदर होंगी, तो उनको शायद ज्यादा पढ़ा जाएगा। तो मैं आज यार आपका जो माइक है उसको म्यूट कर लीजिए प्लीज। माइक ठीक करिए। हाँ, आपका शायद खुला हुआ है, बहुत तेज वॉल्यूम में तेज खुला हुआ है, आपको उसको थोड़ा सा कम करिए, या किसी का खुला हो तो कृपया म्यूट कर लीजिए उसको। हेलो जी, अब आपको मेरी आवाज, इसमें आवाज आ रही है लगातार। कैसी आवाज आ रही है ये पता नहीं। मैम आप और मीना जी एक साथ बैठे हैं, शायद इसीलिए आ रही है ये आवाज। अच्छा, आप ले जाइए। किसी एक का माइक दीजिए प्लीज। अब ठीक है? हाँ जी अब चलिए मैं यहाँ से जी। जी। तो प्रस्तुत है कहानी पीठ। वो आईमैक्स एडलेब्स के विशाल गुंबद छविगृह के परिसर में एडलेब्स के शोरूम में तस्वीर की तरह एक स्टूल पर बैठी थी। उसके चारों ओर तरह तरह के विद्युत उपकरण चल फिर रहे थे, जल बुझ रहे थे। स्वचालित सीढ़ियां और पारदर्शी लिफ्ट को एक बार नजरअंदाज कर भी दिया जाए, पर विद्युत झरने पर तो गौर करना ही था, जो अपनी हरी रोशनी से उसे सावन की घटा बनाए दे रहा था। कैफे की कुर्सी पर टिका टिका हर्ष उसे बड़ी देर तक देखता रहा। उसे लगा उसके सामने 4x6 का कैनवस लगा है, जिस पर झुका हुआ वो ताम्र सुंदरी का चित्र बना रहा है। पहले वो हुसैन की तरह लंबी खड़ी तिरछी बेधड़क रेखाएं खींचता है, फिर वो रामकुमार की तरह उसमें बारीकियां भर रहा है, लेकिन बारीकियां भरने के लिए अपने मॉडल के नजदीक जाना जरूरी होता है। वो कैफे से उठा, एकदम सीधे उस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। वो गुंबद परिसर में बेमतलब घूमता रहा। उसने नरम चमड़े के मुड़ों पर बैठकर देखा। दूर से वो मुड़े बड़ी सी गठरी लग रहे थे, लेकिन बैठते ही वे आराम कुर्सी में तब्दील हो गए। ज्यादा महंगे भी नहीं थे, लेकिन ये तय था कि वो बहुत जगह घेरते। हर्ष को अपना कमरा याद आया, जो इतना छोटा था कि वो कभी लाइफस्टाइल तस्वीर पर उसमें खुलकर बैठकर काम भी नहीं कर पाया। वो सोचता रहा और लड़की के पास जाए या न जाए। उसे दर्शन की बात याद आई। दर्शन को कहानियां नाटक लिखने का बहुत शौक था। पहले पहल वो विशुद्ध स्वतंत्रता सुखाई लिखा करता था, फिर मित्रा सुखाई लिखने लगा, और अब तो बाकायदा बहुजन हिताय बहुजन सुखाई लिखता और प्रसार भारती की गोद में खेलता था। कितना अजीब है कि बीए किए हमें 4 बरस बीते चाहे 40। उन दिनों के दोस्तों को हम इतनी भावुकता से याद करते हैं। वे दिन, वे दोस्त किसी पुरानी फिल्म की तरह हमारी आंखों में चलते फिरते जिंदा नजर आते हैं। उनकी स्मृतियां हमें स्पंदित करती रहती है। उसी परिसर में थोड़ा आगे बच्चों के लिए खेल पार्क था। पागल गति के खिलौने थे, दुश्मन टैंकों को मार गिराने वाली कड़कड़ाती बंदूकें और दंड मोटरसाइकिलें। इन वीडियो खेलों में गति नहीं, गति का संभ्रम था। बच्चों के मनोरंजन में कौतुक, विस्मय, सौंदर्य, संगीत के लिए यहाँ कोई स्पेस नहीं था। भारी बक्सों में विकृत आवाजें और दृश्य भरे हुए थे।
बच्चों के मूड माँ बाप पूरे इन खेलों में व्यस्त कर गर्व और आनंद से मुस्कुरा रहे थे। आवाज आ रही है आपकी? स्वचालित सीढ़ियों के नीचे फव्वारा था और छोटा सा तालाब। तालाब के ठीक सामने वो स्टॉल था जिसके स्टूल पर वो लड़की बैठी थी निश्चल। हर्ष को अफसोस हुआ कि वो अपनी स्केचबुक साथ नहीं लाया। एडोरा के बिजली से चलने वाले घरेलू उपकरणों की प्रदर्शनी लगी थी। स्टॉल में दो लड़के दाईं और बाईं ओर खड़े थे। हर्ष बेमतलब महारानी मिक्सी का वो कागज पढ़ने लगा जिसमें संजीव कपूर हंसते हुए न्योत रहा था, खाना खजाना की शान महारानी मिक्सी से पिसी हुई दालें और मसाले। उसके हाथ में कागज देखते ही ताम्र सुंदरी हरकत में आई। स्टूल से उतरकर मिक्सी के काउंटर पर पहुंची। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर हर्ष को देखा और बोली, ये हमारा सबसे अच्छा उत्पाद है। इसमें कड़ी से कड़ी चीज मिनटों में पिस जाती है। मैं आपको हल्दी पीस कर दिखाऊं? नहीं नहीं, हर्ष कहना चाहता था। लड़की ने हल्दी की गांठें डालकर मिक्सी चला दी। हाथ के इशारे से हर्ष ने उसे रोका और बताया कि नून तेल हल्दी की उसके जीवन में फिलहाल कोई जगह नहीं। लड़की कपड़े धोने का उपकरण दिखाने लगी। देखिए, ये सामने से खुलने वाली मशीन है। इसमें धुलाई इस तरह से होती है। उसने हाथों से मुंह का अभिनय किया। हर्ष को हंसी आ गई। क्या ये लड़की उसे अपना संभावित ग्राहक समझ रही है? वो तो पूर्ण ग्राहक की भूमिका में यहाँ आया है। जब कपड़े मैले हो जाते हैं, मैं नए खरीद लेता हूँ। क्या आप इतने अमीर हैं? लड़की की आंखें कुछ फैल गई। नहीं, मैं इतना आलसी हूँ। लड़की ने एक क्षण दिलचस्पी से हर्ष को देखा, फिर वो वापस स्टूल की तरफ जाने लगी। हर्ष को लगा उसे तत्काल कुछ करना होगा। वो यकायक बोल पड़ा, क्या आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी? यहीं सामने। उसके आशय के विपरीत लड़की ने कहा, हाँ प्लीज, मैं बहुत ऊब रही हूँ। यहाँ की बिक्री करना मेरा काम नहीं है। मैं सामान का प्रदर्शन करती हूँ। बिक्री वाले लड़के यहाँ खड़े हैं। उसने दोनों लड़कों की तरफ इशारा किया। लड़की ने अपना पर्स स्टूल से उठाया। लड़कों से कहा, 10 मिनट के लिए जाती हूँ, ठीक है? लड़कों ने गर्दन हिला दी। हर्ष को लगा लड़की खुली किताब है। पहली मुलाकात में सब कुछ बता दिया। नाम इंदुजा, शिक्षा BSc, काम प्रत्यक्ष प्रचार, अर्थात मॉडलिंग। हर्ष ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं मटक मटक कर रैंप पर कैटवॉक नहीं करती। लड़की ने कहा, उसे मॉडल शब्द से परहेज था। हम कलाकारों की दुनिया में मॉडल शब्द इतना नागवार नहीं है। हमारे लिए तो सारी सृष्टि ही मॉडल है। हर्ष ने कहा, सिर्फ भूत दृश्यों के लिए। आजकल कौन बनाता है भूत दृश्य? आपकी दुनिया में मॉडल का मतलब आज भी सजीव नग्न आकृति है। आपके यहाँ मॉडल और नग्नता पर्यायवाची शब्द है। हर्ष ने लड़की को जैसा समझा उससे वो कहीं ज्यादा सचेत थी। उसने कहा, आपके 10 मिनट हो गए हैं। अब फिर कभी आप मिले तो मैं आपको बताऊं कि पेंटिंग की खूबसूरती और खुसूसियत क्या होती है। इंदुजा ने कहा, ठीक है हर्ष। हर्ष टोका, आप मेरा नाम जानती हैं? हाँ, जहांगीरलाल गैलरी में आप अपनी एकल प्रदर्शनी में अलग और अकेले खड़े थे, तब मैंने आपकी तस्वीरें देखी थी। हर्ष बहुत खुश हो गया। देखता हूँ विज्ञान की पढ़ाई ने कला के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। दरवाजे तो सिर्फ रोजगार के बंद है। मगर ये काम जो आप कर रही हैं, ये तो सिर्फ 10 दिन का काम है। 5000 का अनुबंध है, 500 रुपए रोज, उसके बाद छुट्टी। फिर क्या करेंगी? किसी और चीज का प्रचार करूंगी। प्रस्ताव आते रहते हैं। कल आएंगी? बताया ना, 10 दिन का कैंप है। आज तो दूसरा ही दिन है। जानकारी छोटी थी पर हर्ष को बड़ी लगी। इतनी बड़ी कि उसे दर्शन को बताने की जल्दी हो गई। दर्शन घर पर अगली स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। हर्ष का तरोताजा क्लीन शेव चेहरा देखा तो बोला, लाइन मारने जा रहे हो या लाइन मार कर आए हो? हर्ष ने भव्य से बोली,
हर हफ्ते सीरियल सीक्वल लिखते लिखते तुम्हारी भाषा बर्बाद हो रही है। लाइन मारना क्या होता है बताओ? हर्ष दर्शन सकपका गया। जब से वो हफ्तावार लेखन कर रहा था, वैसा तो उसके पास बरस रहा था, लेकिन उसके आत्मविश्वास में कमी आ गई थी। हालांकि उसकी निरीक्षण क्षमता और विसंगति बोध पहले से तेज हुए थे। उसे हमेशा ही लगता था कि कोई बेहतर लेखक आकर उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लेगा। हर्ष अपने क्षेत्र का फ्रीलांसर था। पेंटिंग में उस पर ना कोई नियम थोपे जा सकते थे और न शर्तें। अब तक उसे नौकरी में बांधने की तमाम कोशिशें विफल सिद्ध हुई थी। एक बार मुंबई शिपिंग कॉरपोरेशन की कला प्रेमी मालकिन ने बड़े इसरार से उसे अपने सुसज्जित बंगले में एक कमरा दिया और कहा, हर्ष जी, मैं चाहती हूँ आप मेरे घर को पूरा शांति निकेतन बना दें। इसकी हर दीवार पर आपके दस्तखत सहित चित्र हो। उसने चित्रकार के लिए नई नकोद कैनवस, तूलिकाएं और रंग मंगा दिए। हर्ष तीसरे दिन वहां से भाग खड़ा हुआ, अधूरी तस्वीर वहीं छोड़कर। साथी कलाकारों ने पूछा, क्या हुआ यार, मालकिन ने तुम्हारी ईगो के साथ छेड़छाड़ कर दी क्या? हर्ष ने सिगरेट का टोटा जमीन पर रगड़ते हुए कहा, नहीं यार, पर इतने चिकने वैभव में पेंटिंग तो क्या मुझे मिल सकती। वो भी दुनिया नहीं। 2 रातों से मैं सो ही नहीं पाया। इरफान उसे जानता था। उसने कहा, तुम्हें नींद तभी आती है जब अपने 15 बाई 20 के कमरे में दीवार से झटता प्लास्टर देखो, 10 मिनट तक देखो। कसम से मुझे अपना कमरा बहुत याद आया। ऐसे बेढबा आदमी से बड़े ढंग से बात करनी होती है। दर्शन को इसका एहसास था। सॉरी यार, मामला गंभीर है क्या? अगले दिन दर्शन ने ताम्रसूत्री देखी और तय हुआ कि हर्ष आगे बढ़े। महीने भर हर्ष ने बहुत काम किया। 2 तस्वीरें पूरी और एक अधूरी बनाई। दोनों तस्वीरों के ग्राहक भी फौरन मिल गए। वो रोज आईमैक्स गुंबद छवि के जाता रहा और बाद में दादर स्टेशन पर मंडराता रहा, क्योंकि इंदुजा दादर में रहती थी। जल्द उसने दोस्तों को खबर दी कि वो इंदुजा से शादी करेगा। इंदुजा शादी की जल्दबाजी पसंद न करती, पर उसके घर वाले उसकी शादी के बारे में सोचना बंद कर चुके थे। वे उससे छोटी लड़की की सगाई कर चुके थे और अब लड़के की शादी की तैयारी कर रहे थे। वे इंदुजा को समझाते, तुम इतना कमाओ कि तुम्हें शादी ब्याह की चिंता ही न रहे। 500 रुपये रोज में तुम जो मर्जी कर सकती हो। इन बातों से इंदुजा भड़की हुई थी। फिर हर्ष जैसा सुदर्शन विकल्प सामने मिल रहा था। दर्शन ने पद पद पर इन प्रेमियों का साथ दिया। वो अपनी छोटी सी कार बड़े से फ्लाईओवर के नीचे मामा लॉन्ड्री के पास पार्क कर दादर में दिन भर इंतजार करता रहा कि कब इंदुजा घर से भागकर आए और वो उसे गंतव्य तक पहुंचा दे। अदालत से विवाह प्रमाणित हो जाने के बाद दर्शन ने ही इंदुजा के घर जाकर घर तार किया। वकील की सलाह के मुताबिक दर्शन इंदुजा के घर जाकर स्वयं सूचना दे आया तो उसकी शादी हो गई है। अगले कुछ महीने दोस्तों ने हर्ष का नाम हर्षा तेरेक रख दिया। उसका सारा ढब ही बदल गया। अब उसके घर वक्त बेवक्त भीड़ बैठकी नहीं हो सकती थी। दोस्तों के घर उसके चक्कर कम हो गए। कलावीथियों में कभी सब टकरा जाते। हर्ष कहता वो जल्दी उनके गप गोष्ठी में शामिल होगा और आजकल एक पीस पर काम कर रहा है। मास्टरपीस? दर्शन पूछता, वो तुम्हारे हिंदी या लेखन की दुनिया नहीं जिसमें जो भी जब भी लिखा जाता है मास्टरपीस हो जाता है। हर्ष हंसता, लेकिन मनी मन उसे एहसास होता कि दोस्त बहुत गलत भी नहीं कह रहे हैं। जिस पीस पर वो काम कर रहा था वो उसके लिए खास मायने रखता था। इस तस्वीर की शुरुआत में एक इतिहास था। इंदुजा की तांबई रूप राशि का ऐश्वर्य उसे दिन पर दिन आंदोलित रखता था। इंदुजा को भी हर्ष के संग एक क्षण की अनुभूति बनी हुई थी। गर्मियों की एक रात उमस से घबराकर
इंदुजा ने एकदम महीन मलमल का कुर्ता पहन लिया, बिना अंतर्वस्त्रों की। षटकोणीय लैम्पशेड की आड़ी पीछे किरणें पीठ को जगमगा रही थी। उसकी तांबई त्वचा पर सुनहरी प्रकाश रश्मियां खो खो खेल रही थी। उस वक्त हर्ष की उपस्थिति और अपनी देह की अवस्थिति से निपट अनजान वो कुर्ते के आगे का हिस्सा उठाकर अपने को हवा कर रही थी। नहीं, हर्ष तुरंत कागज पेंसिल लेकर नहीं आया। उस क्षण से तो वो तपे हुए तांबे का श्लोक निहारता रहा। इस श्लोक में मेरुदंड की 2-3 हड्डियां उभरी हुई थी, जैसे 2-3 पड़ाव हो। इंदुजा ने घूमकर हर्ष को देखा। उसे जैसे पता चल गया कि हर्ष क्या सोच रहा है। उसने कुर्ता नीचे किया और कहा, इस पर कूलर जरूर लगवा देना, कमरा भट्टी की तरह तप रहा है। मैं अभी तप रहा हूँ, उसने कहा, लेकिन मैं नहीं, मैं नहाने जा रही हूँ। इंदुजा कमरे से चली गई और उसकी छवि हर्ष की आंखों में समा गई। बगल के कमरे में उसने स्टूडियो बना रखा था। वहां बेतरतीब कागज, हार्डबोर्ड, रंग, ब्रश पड़े रहते। थिनर की गंध हमेशा उस कमरे में बसी रहती। यहाँ बिछी दरी में भी तरह तरह के रंगों के निशान थे। एक कोने में मेज पर चारकोल के टुकड़े, प्लास्टर ऑफ पेरिस की शीशी की छोटी थैली और एक रंग पुती शीशी में पानी रखा था। आधार चित्र बनाने में हर्ष को देर नहीं लगी। रंग और रेखाओं के विवरण में बहुत सावधानी बरतनी थी। हर्ष रात भर चित्र में लगा रहा। इंदुजा एक बार आकर देख गई। आधी रात जब उसकी नींद खुली, वो फिर स्टूडियो में आई। अब तक चित्र स्पष्ट हो गया था। उसने एतराज किया, देखो तुम्हें पता है मुझे मॉडलिंग से चिढ़ है, तुमने मेरा चित्र क्यों बनाया? इंदु, इस पीस में मेरे 27 सालों के संस्मरण है। हर्ष ने कई सेशन में चित्र में कुछ परिवर्तन किए। स्मरण शक्ति ने उसका साथ दिया। अब ये पीठ अकेली इंदुजा की पीठ नहीं थी। इसमें कई पीठों की स्मृतियां असमाई थी। इस पीठ में माधुरी दीक्षित की पीठ थी, स्मिता पाटिल की पीठ थी। यह पीठ कमनीय से अधिक कोमल थी, कोमल से अधिक कृष्ण थी। इसमें निराला की क्लासिक कविता, वो तोड़ती पत्थर वाली मजदूरनी की पीठ भी थी। वो कई कई सुधियों की पीठ थी। पूरे कैनवस पर अकेली लंबी सांवली आकृति थी, जो उतान भी थी और ढलान भी। ये तस्वीर एक साकार स्वप्न की तरह बनी। जिस दिन राष्ट्रीय कला वीथी में अन्य चित्रों के साथ इसे प्रस्तुत किया गया, बाकी चित्र जैसे अनुपस्थित हो गए। स्वयं उसके साथी कलाकार हर्ष की सराहना किए बिना नहीं रहे। कला समीक्षकों ने अखबारों में हर्ष की चित्रकला पर को अमृता शेरगिल से लगाकर जतिन दास तक के से आगे की संभावनाएं दिखाई। और तो और कला विधि के बाहर पीठ चित्र के फोटो प्रिंट बिकने लगे। शहर के सबसे अमीर उद्योगपति ने कई लाख में चित्र खरीद लिया। दोस्तों ने दावत मांगी, सूर्या में पार्टी रखी गई। इस शाम के लिए इंदुजा ने सरी में जड़ी काली ड्रेस चुनी और हर्ष ने क्रीम कलर का कुर्ता। पार्टी में सब कुछ बेहतरीन था। रुखसत होते रात के 1 बज गए। नवरोज, इरफान, दर्शन सबने मुबारकें दी। तभी दर्शन ने कहा, हर्ष, इस मास्टरपीस का श्रेय तुम्हें नहीं, तुम्हारी मॉडल को जाता है। मैंने मॉडल कहाँ इस्तेमाल किया? हर्ष ने बीच में दिखाया। हम भी समझते हैं दोस्त, ये इंदुजा की पीठ है, 100%। मुझे तो पता भी नहीं। बाय गॉड, इंदुजा ने आश्चर्य दिखाया। तुम उधर के मेहमानों को देखो। हर्ष ने इशारे से इंदुजा को हॉल के दूसरे कोने में भेज दिया। घर लौटकर इंदुजा ने कपड़े बदलते हुए कहा, आज अपनी सहेलियों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। वे सब मेरे साथ मीडिया पब्लिसिटी में काम करती थी। सोचती हूँ मैं एक बार फिर काम करना शुरू कर दूँ। घर में बड़ी बोर होती हूँ। नहीं, हर्ष ने कुछ कठोरता से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे। इंदुजा ने शरारत से कहा, प्यार मोहब्बत में 7 लीवर वाला ताला नहीं चलता हर्ष। मैं तो वो प्रत्यक्ष प्रदर्शन बहुत मिस करती हूँ। हर्ष ने उसे पकड़कर झिझोड़ दिया, तुम्हें प्रदर्शन का चस्का लगा है। बताओ, दर्शन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसने कैसे जाना ये तुम्हारी पीठ है, कि तुम्हारी पीठ की तस्वीर है?
पागल हो? मैं क्या जानूं? दर्शन तुम्हारा दोस्त है, मैं क्या तुम्हारे दोस्तों को पीठ दिखाती फिरती हूँ? हो सकता है उसने तुम्हें नहाते देखा हो, लापरवाह तो तुम हो ही। हर तुम मनोरोगी की तरफ बात कर रहे हो। बाथरूम में दरवाजा नहीं है पर पर्दा तो है ना, और सारे दिन तो तुम घर पर ही रहते हो। हर्ष पर कोई तर्क का असर न हुआ, वो विषादग्रस्त हो गया। सफलता के बावजूद वो गुमसुम रहने लगा। लोग इस मौन को उसकी संवेदना और गरिमा से जोड़ रहे थे। आए दिन पत्रकार उसका साक्षात्कार लेने आते। वो अपनी अन्य सभी तस्वीरों पर बात करता, लेकिन पुरस्कृत तस्वीर पीठ के बारे में चुप लगा जाता। उसे लगता मीडिया उसका जीवन उभारने का षड्यंत्र रच रहा है। बस इतनी है कहानी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद ममता मैम। बहुत ही मार्मिक कहानी पीठ के पाठ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, अमूमन ऐसा होता है कि हम जो कवि कथाकार हैं वो अपने कवि कथाकार होने में इतने सीमित रहते हैं कि विशुद्ध हमारा जो पड़ोस होता है, हमारे पड़ोसी मोहल्ले के लोग हमें बतौर कवि कथाकार नहीं जानते। बहुत मुमकिन है कि हमारे बाजू के फ्लैट के नारंग जी यह पता कि हमारी एक और पहचान है जो दुर्भाग्यवश जिल्दबंद किताबों के बीच में रहती है। ममता जी लेकिन अपने पड़ोस में भी कथाकार के रूप में ख्यात हैं। गाजियाबाद में उनकी इमारत, उनका फ्लैट जिस इमारत में है उसी इमारत में मीना झांझ भी हैं, जो कायदे से 10 कहानियां ममता कालिया की पहली पाठक हैं। तो यहाँ उन्हें आमंत्रित करते हुए हमें हर्ष है कि एक पाठक इस कहानी के बारे में, इस सीरीज की पुस्तकों के बारे में क्या सोचता है। मीना झा जी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बनेंगी। मैं आमंत्रित करता हूँ मीना झा जी को। आइए, स्वागत है, स्वागत है। अपना माइक अनम्यूट करिए जी। नमस्कार। नमस्कार। वनमाली श्रृंखला के अंतर्गत आईसेक पब्लिकेशन और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित ये कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आप सबको धन्यवाद एवं आभार। भोपाल यूँ तो अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे भी कोई आश्चर्य नहीं, झीलों के इस शहर में, इस नगरी में आईसेक पब्लिकेशन लेखकों का एक नया जल स्रोत बन के उभरे। मुझे लगता है बनेगा। हाँ, जी जी। क्योंकि भोपाल झीलों की नगरी मानी गई है ना जी। तो प्रकाशकीय कंटकाकीर्ण पथ नहीं, एक सुगम पथ लेखकों के लिए शायद ये प्रशस्त करें और उनका रास्ता आसान हो जाए। तो आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बधाई के पात्र हैं आप लोग कि ये नया पब्लिकेशन आपका इतना अच्छा शुरू हुआ है। क्योंकि ममता कालिया की जो ये पुस्तक देखी है मैंने, प्रोडक्शन जिसको कहते हैं प्रकाशक, वो बहुत प्यारा है। जी, इतना जी। सुंदर इसका कलर कॉम्बिनेशन, रंग संयोजन जो है आवरण पे, बिल्कुल सफेद और रंगीन फोटो के बीच ममता कालिया की तस्वीर, ऐनक के अंदर से झांकती बौद्धिक आंखें मुझे आकर्षित करती, मुझे अच्छी लगी। हो सकता है सबको अच्छी लगे, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो ऐनक से झांकती उनकी आंखें ना प्रभाव पैदा करती, तो ये मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा। और ममता कालिया की तो मैं पुरानी पाठक हूँ और साथ हम दोनों रहते हैं, यहीं रहते हैं। और आपके पब्लिकेशन के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ममता कालिया की एक पुस्तक जो है मेरे सारे कथन का प्रमाण है। कई संग्रह इनके आए हैं लेकिन इतना अच्छा प्रोडक्शन मुझे और नहीं लगा कोई जी। इनका कलर, रंग का संयोजन, स्पष्ट मुद्रण इसकी विशेषता है। और कहानियों का चयन ये भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इनकी कहानियां तो जमीन की कहानियां हैं, धरती से ली गई हैं। जैसे चेखव ने कहा है ना कि आपदाओं को मूर्ख भी झेल लेते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जो जीवन के संघर्ष होते हैं,
उन्हें झेलना बहुत कठिन है, उन्हें समझना भी कठिन है। तो ममता कालिया ने चेखव की भांति रोजमर्रा की जिंदगी की विसंगतियों में संगति को तलाशा है। और मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी सी झलक मुझे मिलती है उनकी कहानियों की और इनकी चेखव की कहानियों की, इनकी कहानियों में। और आपने जो संकलन और संग्रह प्रस्तुत किया है उसमें हर तरह के इनके मनोभाव के हैं, पृष्ठभूमि की कहानियां ली गई हैं। आपकी छोटी लड़की, एक छोटे से बच्चे का, एक छोटी सी 13 साल की लड़की का मनोविज्ञान और उनके बौद्धिक वातावरण का इतना अच्छा विश्लेषण किया है ममता कालिया ने कि पढ़ने के बाद आदमी भूल नहीं सकता उस कहानी को। दूसरी कहानी है इनकी अपत्नी। अपत्नी में बड़ी विषादग्रस्तता है, एक आधुनिक जीवन, या पता नहीं, ये तो उन्होंने बहुत पहले लिखी है कहानी, शायद 65 में लिखी हुई ये कहानी है इनकी। तभी एक विवाहित पुरुष अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन में रहता है और पत्नी उसे देख के बालकनी में मुंह छुपा के रोती है। ये प्रसंग बड़ा हृदय विदारक लगता है, विषादग्रस्त करता है। लेकिन जिंदगी में ये सब चलता है और दोस्त उस रास्ते से नहीं चलते। अपनी कहानी में ये है कि दोस्त और उसका पति कोई भी उस रास्ते से नहीं चलते जहां उसकी पूर्व पत्नी है। तो जिंदगी की एक विसंगति ही तो है ये। ममता कालिया ने बहुत अच्छे से इन्हें उभारा है। और मेला कहानी, इनकी मेला कहानी तो लाजवाब कहानी, सामाजिक भ्रष्टाचार और मेले के बहाने कितने भ्रष्ट आचरण वहाँ होते बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और एक सरल सीधी महिलाएं या जो भी लोग होते हैं तीर्थ यात्री, वहाँ किस तरह से ठगे जाते हैं और जितने विदेशी आते हैं उनका किस तरह से शोषण होता है, इस कहानी का कथन मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके कथन में बड़ी सरलता है। फिर उनकी कहानी बीमारी, एकदम ठंडे से रिश्तों का निस्संग बयान है। कैसे एक बीमार ननद की देखभाल के लिए भाभी जाती है और बिल्कुल रहना पसंद नहीं करती, उसे लगता है कि वो संभालने आई है उसे। तो ये बड़ी सरल कहानी है, सरल भाषा में। हर घर में ये चीज दिखती है, जीवन की ये छोटी छोटी विसंगतियां हैं। उसके बाद आते हैं हम बोलने वाली औरत और थोड़ा सा प्रगतिशील। परिवार एवं दाम्पत्य में स्त्रियों की स्थिति का आकलन करती है ये दोनों कहानियां। बोलने वाली औरत में वो शिखा, जो अपने को कभी दीप शिखा नाम है और ज्वालामुखी या कुछ और ऐसे कहती हैं, और परिवार के सदस्यों से प्रताड़ित होती हैं, जैसे हर परिवार में होता है साधारण ढंग से। उसकी हर काम में रोक टोक, हर बात में रोक टोक, कभी सास कभी पति कभी कोई, लेकिन वो अपने मन में ठानती है कि मुझे ये करना है, मैं करूंगी, मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगी। और मानती नहीं ना सास पति किसी की बात नहीं, अपने मन में अपने सशक्त अपने मन को अपने आप कर लेती है। ये चीज बड़ी अच्छी है उनकी इस कहानी में, बोलने वाली औरत में। और थोड़ा सा प्रगतिशील, पति पत्नी के दाम्पत्य के बीच एक हल्की सी बात है, शक। जैसे पीठ कहानी में बहुत बड़ा शक है, शंका ऐसी है कि एक बड़ा सा कलाकार जो उसका मास्टरपीस है, जो चित्रकारी, उसकी चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि वो पुरुषोचित शंका में पड़ जाता है अपने स्वभाव के अनुसार। इसी तरह थोड़ा सा प्रगतिशील में जो पति है हर बात के लिए रोक टोक करता है, उसको आधुनिकता और पत्नी का खुलापन पसंद नहीं आता। तो ये बस छोटी छोटी बातें हैं दाम्पत्य जीवन की जो बाधाएं पैदा करती हैं, लेकिन ममता कालिया उसको उकेरती है इतने सुंदर ढंग से कि हर घर में, हर दाम्पत्य के बीच ये चीजें आपको नजर आ जाएंगी जिंदगी में भी। और दो कहानियां और मुझे अच्छी लगी। निर्मोही का तो जवाब ही नहीं है, निर्मोही मुझे बहुत पसंद है उनकी कहानी, और पूरी कहानी ब्रज भाषा में है। तो ये ममता कालिया की विशेषता है, ब्रज भाषा भी अच्छे से वो लिख लेती हैं, पूरी कहानी ब्रज भाषा में ही है। और दादी जब अपनी पोतियों को ये लोक कथा सुनाती है वो भी स्त्री विमर्श है। प्यार के लिए ठुकरा देती है दौलत को नायिका और अपने पति के साथ, प्रेमी पति के साथ चली जाती है। एक बच्चा पैदा होता है और जब राजा पति उसको पहचान लेता है कि वही उसका बच्चा है तो वो मरवा देता है तीनों को, पति पत्नी, मतलब मालिन के बेटे से वो शादी कर लेती है राजा की पत्नी। ये पुरानी लोक कथा है, इनको बहुत अच्छे से उसमें सशक्तिकरण का रूप दिया है नारी सशक्तिकरण का ममता कालिया ने। लेकिन वो दादी की पोतियां कहती है कि वो हमेशा हारने को क्यों तैयार होती है। मतलब ये ममता कालिया कहती है कि औरतें हारती क्यों है, हमेशा हारने के लिए नहीं बनी है, उन्हें जीतना चाहिए। तो ये इस कहानी में चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी और उनकी ब्रज भाषा बड़ी अच्छी लगी मुझे।
फिर एक कहानी और है आपके संकलन में, कौन सी कहानी है? कामयाब। कामयाब की कहानी इतनी हल्की कहानी है लेकिन बहुत गहन बात कह रही है। एक सफल आदमी, एक कामयाब आदमी जो MP MLA पता नहीं और क्या बन जाता है, और अपने परिवार को इतने बंदिश में रखता है कि उनकी पत्नी और बेटियां चली जाती हैं घर छोड़ के, और शर्म के मारे वो जिक्र तक नहीं कर पाता। ये भी सरल भाषा में सरल सी बात कही है ममता जी ने। बस ये 10 कहानियां, उनकी लाजवाब कहानियां आप लोगों ने चुनी है। ये वानगी भर है ममता जी की कहानियों का। कुछ बहुत सारी ऐसी कहानियां 100-200 तो इन्होंने लिखी होंगी मेरे ख्याल से, और अब भी इनके पास बहुत सारी कहानियां पड़ी हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, एक मैं संकलन तैयार कर रही हूँ इनकी अलग सी कहानियों का, जिसमें मेरी भूमिका बाकी है, और इनकी एक नई कहानी वो लिखने वाली है, लिखेंगी। बहुत सारी कहानियां इनके पास, पता नहीं कई संग्रह तैयार हो सकते हैं इतने। मैं बगल में रहती हूँ तो देखती रहती हूँ इनके कागज इनके बिस्तर कागजों के साथ सोती है। जी 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 जी। और लिखने पढ़ने का तो बस माहौल ऐसा बना रखा है कि मैं भी लग गई इनके साथ काम में। तो और मैं चाहती हूँ कि आपका जो ये पब्लिकेशन है नए लेखकों को भी प्रोत्साहित करे, और मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत खुश हूँ कि एक ऐसा पब्लिकेशन आप लोगों ने दिल्ली से बाहर बनाया है जो लेखकों को का रास्ता आसान करेगा। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। आप जल स्रोत अच्छे से बनाए रखें झीलों की नगरी के। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद मीना जी। पूरी किताब पर आपने जो जिस सहजता से पाठकीय प्रतिक्रिया दी है, और उसमें वो पाठकीय सहजता है और विलासपन भी दिखता है। देखिए, हमारा प्रयास रहा है कि वनमाली सीरीज की 10 कहानियां ऐसा समावेशी विज्ञान रचे कि जहां रचनाकार की तमाम विषयगत और शिल्पगत वैविध्य का संपूर्ण संकलन। हम तक यह कि 10 कहानियों के बारे में आपने जो बातें कही कि किस तरह से इस भाषागत या शिल्पगत या कथा वस्तु कथना का चयन किस तरह से विविधता उसमें दिखती है, तो हमारा प्रयास ही यही रहा है। और जहाँ तक नए रचनाकारों की बात है, तो 10 कहानियों की जो श्रृंखला है मनोज पांडे से की है। अभी बहुत सारे नए लोग हैं, अपना मित्र हैं, मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं, पंकज मित्र हैं, इन किताबें शीघ्र आएंगी। तरुण भटनागर की किताब का हम लोग अगले महीने करने वाले हैं। तो मूलतः मेरा जो की कहानी में 18 बढ़िया कथा कोट निकाला है। उसमें ममता की कहानी निर्मोही का ही हमने संकलन किया था, और निर्मोही उस कहानी की टिप्पणी जिन्होंने लिखी थी स्वाभाविक। कुणाल जी का संपर्क हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्शन की तारीफ हुई है, जो विचार की तारीफ हुई है, वो मीना जी ने अभी की, उसमें कुणाल का बड़ा हाथ है। मतलब कुणाल ने इसको प्रोफेशनली प्रोड्यूस करने को लेकर, इसकी डिजाइन को लेकर, इसके कवर स्कीम को लेकर काफी काम किया। तो मुझे लगता है कि कुणाल के बारे में भी एक बार थोड़ा हमें तालियां बजाकर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और जो प्रोडक्शन का जो श्रेय है वो काफी हद तक कुणाल को जाता है। हालांकि विचार लंबे समय से मुकेश वर्मा जी और हम लोगों के मन में था, पर कुणाल ने इसका पूरा प्रोडक्शन की सीक्वेंस को और डिजाइन को किया है। कुणाल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कुणाल आइए, अगर आप जुड़ गए हो तो आइए। शायद कुणाल जी का संपर्क नहीं हो पा रहा है जी। हमारे बीच में जब भी चाहेंगे वो आएंगे बीच में और बोल सकते हैं। जरूर। हमारे बीच में युवा कथाकार आलोचक प्रांजल धर जी भी हैं। यदि वे हमारे साथ जुड़ गए हैं तो कृपया वे भी आए और ममता जी के रचना कर्म पर अपना प्रकाश डालें। आदरणीय प्रांजल धर जी। प्रांजल जी, आप सुन पा रहे हैं?
हेलो प्रांजल जी, शायद प्रांजल जी भी जुड़े हुए हैं पर शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्हें कुणाल चेक कर लें कि प्रांजल कनेक्टिविटी की कुछ समस्या है क्या, और रमन उन्हें एंट्री दें, वो देख लें, है ना। जुड़ चुके हैं सर, प्रांजल जी जुड़ चुके हैं पर वो शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी। ठीक, आप अनुमति दें तो, यदि व्यवधान ना समझे और अनुमति दें तो मैं आदरणीय मुकेश वरान जी से निवेदन करता हूँ कि वे कृपया अपना वक्तव्य देना चाहें तो कृपया वे आमंत्रित हैं। जरूर जरूर, तो क्यों नहीं, स्वागत है सर। मुकेश भाई, आइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी स्वागत है, आइए। आवाज आ रही है सर? परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया। ममता जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपको यहाँ देख करके बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। आपके किताबें तो बहुत सारे प्रकाशकों ने जारी की हैं और हमारे प्रकाशन ने भी अन्य लेखकों की बहुत सारी किताबें जारी की हैं, लेकिन आपकी किताब को प्रकाशित करते हुए हम लोगों को जितना अच्छा लगा, जितने आत्मीयता का अनुभव हुआ और लगा कि जैसे हम अपने घर की दीदी का कोई काम कर रहे हैं, तो ये अनुभूति हम लोगों के भीतर रही और इसके लिए आपने अनुमति भी दी, इसके लिए हम लोग बहुत कृतज्ञता ज्ञापन भी करते हैं। संतोष जी, आपको नमस्कार। जी नमस्ते। ये 7वें दशक में ममता जी ने लिखना शुरू किया था, मेरे ख्याल से 63, 64, 65 में कभी, 63, 64 में कभी, और तभी मैंने भी साहित्य को गंभीरता से पढ़ना शुरू किया था। तो एक प्रकार से उनकी जो यात्रा बनी उसमें मैं उनका सहयात्री रहा। वो हमारे लिए साहित्य की मशाल थी और उनके पीछे उस रोशनी में चलने वाले हम लोग थे। उनसे बहुत कुछ सीखा और तब से ममता जी हमारी बहुत प्रिय लेखिका बनी। मैंने लगभग उनकी हर कहानी, हर रचना, हर उपन्यास पढ़ा है और मुझे जो बहुत आकर्षित करती है चीज वो ये कि उनकी बड़ी सरल सहज सुबोध भाषा है। हम लोग उस दौरान में ग्रो हुए हैं जब कहानियों को बहुत क्लिष्ट और कठिन रूप से प्रस्तुत करने की एक प्रवृत्ति चल रही थी कि कहानियां कठिन होना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए, यथार्थ इतना हो कि हम अपने आसपास का यथार्थ भूल जाएं, इस तरह की बहुत सारी चीजें चलती थी। लेकिन उस दौरान में आपने अपनी लीक नहीं छोड़ी और वही सरल सुबोध भाषा, वही वस्तुपरक आत्मीय विश्लेषण और पात्रों का बड़ा सूक्ष्म चरित्र चित्रण, और ये नहीं कि आपने वैयक्तिक रचनाएं लिखी हों, आपने सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थितियों में अपने आसपास के लोगों की मनोस्थितियों का जो वर्णन किया, जो विवरण दिए, वो उसमें कहीं भी अविश्वसनीयता नहीं थी, दुरूहता नहीं थी, अतिशयोक्ति नहीं थी, बनावटीपन नहीं था और थोपा हुआ यथार्थ नहीं था और ओढ़ा हुआ आदर्शवाद भी नहीं था। तो ये एक ऐसा लेखक है जो हमारे पड़ोस में रहता है, हमारे करीब रहता है और लेखक के अलावा वो हमारे प्रति मित्र भाव भी रखता है, हमको बताता भी है, हमारा फ्रेंड फिलोसोफर गाइड भी है। इस हैसियत से मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। दरअसल ममता कालिया हिंदी साहित्य में अकेली, अलग और अनूठी लेखक है जो हमारे घर परिवारों में बड़ी रुचि से पढ़ी जाती हैं और जिनकी रचना परिधि में समाज है, देश है, पर्यावरण है, संसार है और एक विशाल जगत भी है, उसके तमाम संबंध भी हैं, रिश्ते नाते सब चीजें हैं। अच्छा, मेरा अपना अनुभव है, हम लोगों का वास्ता बहुत सारे और हर वर्ग के लोगों से पढ़ता रहा और इतने साल गुजर भी गए, तो मैंने ये पाया कि लोग किसी और साहित्यिक लेखक को जाने या ना जाने, लेकिन ममता कालिया को लोग बखूबी जानते हैं। भले ही उनकी कहानियों के नाम, उनके उपन्यासों के नाम, उनके कथ्य, उनके पात्र, उनके बारे में बहुत ढंग से वो ना बता पाते हों, लेकिन
वे उन कहानियों के मर्म को बहुत अच्छे से जानते, समझते, बूझते हैं और याद भी रखते हैं। यह बात ही उन्हें एक जनप्रिय लेखक के रूप में स्थापित करती है और समाज में साहित्य की जो साख जमी है या जो जमाने की हम लोग लगातार कोशिश करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण योगदान ममता जी का है। और ये प्रेमचंद, रेणु, कमलेश्वर, मोहन राकेश की परंपरा में आज उनका नाम भी जोड़ा जाता है। जब हिंदी कथा साहित्य का कोई बेहतर तरीके से इतिहास लिखेगा, तब ये संभव नहीं है कि ममता कालिया जी के अवदान को वो छोड़ सके। उनकी एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, यह कि वो विविध विषयों पर लिखती हैं। उन्होंने कोई एक खूंटा गाड़ करके नहीं रखा है। अधिकतर हिंदी लेखकों के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि वो एक राग अलापने लगते हैं, लेकिन उन्होंने विभिन्न विषयों पर लिखा है, विविध समस्याओं पर लिखा है, अलग अलग प्रश्नों पर लिखा है और उनके लेखन में कहीं कोई दोहराव नहीं है। एक ही विषय वस्तु को घुमा फिरा कर अनेक कहानियों में लिख देने का चलन ममता जी का नहीं है। किसी एक विमर्श को लेकर मशीनी किस्म की कहानियां लिखने की प्रवृत्ति भी उनमें नहीं है। उन्होंने स्त्री विमर्श पर बेहद सुंदर कहानियां लिखी, लेकिन वे केवल स्त्री विमर्श की लेखिका बनकर नहीं रही। वे झंडा उठाकर चलने वाली स्त्री लेखक कभी नहीं रही, बल्कि एक गतिशील आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपनी रचनाओं से भरपूर योगदान देने वाली प्रखर व्यक्तित्व वाली लेखिका रही हैं और यह जो गौरव है हमें भी गौरवान्वित करता है। दरअसल ममता जी मनुष्य जाति के दुख की कहानी कहती है। जब जब कोई हमें अपने दुख की कहानी सुनाएगा, उस दुख के बारे में बताएगा, वो हमारे हृदय के, हमारे मन के बहुत करीब होगा। हमें लगेगा कि हमारी बात जो हमारे मन में थी वो उसने कही है और उसने जो कहा है वही तो हमारे मन में था। तो इस तरह वो जटिल गुत्थियों को भी बहुत सहज भाव से हमारे सामने खोल देती हैं। जो अबूझ सी मनोवृत्तियां हैं उनको भी वे आहिस्तगी से और धैर्य से भी रेशा रेशा करके हमारे सामने बिखेर देती हैं और हम समझते हैं, हम जान पाते हैं, इतने सक्षम हो पाते हैं कि इनके निहितार्थों को ठीक तरह से समझ सके। उनकी जो कहानियां हैं, 10 कहानियों के प्रकाशन में हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा कि किन कहानियों को हम लोग चयन करें। ममता जी की सब कहानियां एक से एक थी और उनका चयन करना बड़ा कठिन काम था, लेकिन ये बड़े विचार विमर्श के बाद किसी तरह से ये तय भी हुआ और जैसा कि मीना जी ने कहा उनको ये चयन पसंद आया। हमें लगता है कि हम लोगों की ये जो मेहनत है वो सफल हुई और हम कोशिश ये करेंगे कि आगे भी हम इतने महत्वपूर्ण लेखक को इतने उत्कंठा के साथ और उत्कटता के साथ प्रस्तुत कर सके। उनकी कहानियों पर बातचीत करने में तो बहुत समय हो सकता है। एक पूरा सेमिनार ममता जी की कहानियों को पर विचार विमर्श करने के लिए कम पड़ेगा, लेकिन मैं केवल इतना ही कहूँगा कि उनका आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे। तो इसी गति के साथ मेरे ख्याल से ममता जी काफी 80 के करीब पहुंच रही हैं, मेरा अंदाज है। स्त्रियों की आयु के बारे में मेरे अंदाजे गलत रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी दीदी हैं और उनके बारे में तो मैं कह सकता हूँ इतनी गतिशीलता उनमें है और इतनी कर्मठता है और बातचीत में वो इतनी स्पष्ट है। तो ये उनका आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे, हमारा प्रकाशन उनके स्नेह से सराबोर रहे। हम लोग बहुत उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर कभी इसी तरह के किसी मंच पर हम लोग उनका स्वागत कर सकेंगे। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता। संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद।
वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर और सारगर्भित वक्तव्य आपने आदरणीय ममता काले जी के रचना क्रम पर दिया। अब मैं अध्यक्ष वक्तव्य के लिए हमारे आदरणीय कवि, कथाकार, साहित्यकार और विश्वरंग के प्रणेता आदरणीय संतोष चौबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और कृपया अपना अध्यक्ष वक्तव्य दें। क्यों प्रांजल नहीं आए क्या? प्रांजल मेरे का संपर्क नहीं हो पा रहा है सर, प्रांजल से कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही प्रांजल। हाँ, ये थोड़ा जी, ये आज मैं इशू तो- रहा है बारिश के कारण बहुत ज्यादा। जी। प्रांजल तो- दिख रहे हैं पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं सर। ठीक है प्रशांत, मेरी आवाज आ रही है? ठीक हाँ सर, ठीक है सर, आ रही है। आ रही जी। आदरणीय ममता जी और मुकेश भाई, मीना जी और सभी मित्रों, एक बहुत ही अच्छी और सुंदर शाम के लिए, जो कथा रस के भरी हुई शाम है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सब यहाँ आए। जैसा कि मुकेश कह रहे थे कि ममता जी की उपस्थिति हर समय एक बड़ी प्रसन्न उपस्थिति रहती है, और हम लोग इतनी बार उनसे मिले हैं। मेरा ख्याल है कि मैं कम से कम 8-10 बार तो दीदी से मिल ही चुका हूं। और पहली बार जब वो रेखा कस्वार के यहाँ आई थी कहानी पाठ करने, तब से लेकर, और फिर वनमाली कथा सम्मान में, और हाल ही में विश्वरंग में उनसे लगातार और बहुत सारी बातें, मुलाकातें होती रही हैं। और मुझे हर समय ये बात जो मुकेश ने कही बहुत अच्छी लगती है कि ममता जी सहज और सरल व्यक्तित्व की धनी है। उनकी भाषा भी इसी बात को प्रतिबिंबित करती है, और जैसे वो आपसे तत्काल रिश्ता बनाती है। मुझे याद है कि वनमाली कथा सम्मान में मैं तो खैर पीछे पीछे रहा और भारत भवन में बैठा था, पर उन्होंने मंच से ये बात कही कि संतोष ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मेरा भी ऐसा कोई भाई या बेटा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। वो बात मेरे मन में लगातार बनी रही और उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान से भरती रही है। मैंने भी उनकी कई संग्रह पढ़े हैं। हाल ही में दुखम सुखम भी मेरी नजरों से गुजरा, और जब हमने ये 10 कहानियां करने की बात सोची तो सबसे पहले हमारे मन में ये बात आई कि हम ममता जी से बात करते हैं और पहले उनकी कहानियों को हम सामने लाते हैं। तो जैसा कुणाल ने कहा कि कोई वरिष्ठता क्रम नहीं है, लेकिन एक निकटता क्रम जरूर है, और जो निकट हमें महसूस होते हैं, जो हमारे आसपास महसूस होते हैं, उन सबको हम इसमें जरूर शामिल कर रहे हैं। ये संग्रह भी मैंने पढ़ा है, चयन के समय भी और अभी भी। इसको पढ़ते हुए मुझे एक बात, एक समय रघुवीर सहाय ने बहुत सारे बड़े लेखकों का साक्षात्कार लिया था। वो किताब मेरे पास है। उसमें उन्होंने अज्ञेय का जो साक्षात्कार लिया था, और अज्ञेय से जब पूछा कि लेखक के बस में क्या है, तो अज्ञेय ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि लेखक जब रचना में प्रवेश करता है तो वो एक अंधेरे कमरे जैसा जगह होती है, और वो किसी एक कोने को भग से प्रकाशित कर सकता है। उसके बस में बस इतना ही है। वो किस कोने को प्रकाशित कर रहा है, किस जगह को प्रकाशित कर रहा है, यही उसके बस में है। तो आप देखते हैं कि, और दूसरी एक बात और कही थी उन्होंने इसमें कि जीवन तो एक प्रवाह की तरह है, वो चलता चला जाता है। उसमें से एक स्लाइस काट के हम रख देते हैं, और इस किसको काटना है और किस जगह पर प्रस्तुत करना है, ये लेखक का चयन होता है। तो चयन, दृष्टि और प्रकाशित करने की दो बातें अज्ञेय ने कही। मुझे हर समय वो बात बहुत हॉन्ट करती है। आप ममता जी की कहानियों को अगर पढ़ेंगे तो जिस सहजता की बात हो रही है, चलते हुए जीवन में से किसी एक घटना को, चलते हुए जीवन में से किसी एक दृश्य को, चलते हुए जीवन में से किसी एक रंग को वो प्रस्तुत करती हैं। और जब आप उससे पूरे गुजर जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि लेखक ने क्या 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 रोशन किया है, क्या चीज कहना चाहा है, या क्या चीज को वो प्रकाशित करना चाहता था। क्योंकि वो जीवन चलता हुआ है, इसलिए भाषा भी चलती हुई है, भाषा रुकी हुई नहीं है, मीनिंग और उसके अर्थ भी चलते हुए हैं, और एक तरह से वो पूरी रचना ही बहुत ही गतिशील रचना की तरह
आपके सामने से गुजरती है। इसके बरक्स अगर आप अन्य विशेषकर आजकल के युवा जो जिसमें कि बहुत सी बात मुकेश भाई कह ही चुके हैं, जिसमें काफी तनाव पैदा किया जाता है, काफी टेम्परेचर तापक्रम ऊंचा किया जाता है, जिसमें गतिशीलता अति से ज्यादा बढ़ाई जाती है या बहुत कम कर दी जाती है। इस तरह की जो टेक्निक का उपयोग करते हैं उसके बदले आपको ममता की कहानियां बहुत ही सहज, बहुत सरल और अंततः आपके मन को प्रकाशित करने वाली लगती है। मुझे आगे की वो बात बार बार याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज इस पर मैं कहूँ। और ये जो तरीका है ये अब बहुत कम लोगों के पास बचा रह गया है। मैंने कहीं पर ये जिक्र किया था कि कहानी के जो तरीके और विशेषकर बाद में 90 के दशक में और उसके बाद जो कहानी आई है उसमें एक लंबी कहानी का स्वरूप आया, उसको बाद में बहुत युवाओं ने भी उठाया है। ये लंबी कहानी एक तरह की ऐसी कहानी है जो जिसमें कि रॉकेट फायरिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। आप किसी एक बहुत ताकतवर घटना के साथ कहानी के रॉकेट को ब्रह्मांड में फायर कर देते हैं, फिर वो पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसको लैंड करने में बड़ी परेशानी होती है। वो चक्कर तो लगाता रहता है, आप साइड में और छोटी छोटी कहानियों से उस रॉकेट की गति बनाए रखते हैं, आप और छोटी छोटी कहानियां डालते हैं जिससे कि वो अपनी गति बनाए रखे, लेकिन क्योंकि उसके पास एक आदर्श स्थिति नहीं है, एक आदर्श मनस्थिति नहीं है, इसलिए वो वापस धरती पर लौटने में उसको बड़ी कठिनाई होती है। लंबी कहानी के क्राफ्ट की सबसे बड़ी दिक्कत ये है। या जो अधिकतम तापक्रम पे लिखी जाके कहानियां हैं जो कि ऊपर से जाके संप्रेषित की जाती हैं, वो नकली लगती हैं। गतिशीलता की कहानी है, एक बहुत तेज गति की कहानी है जो आपके यहाँ से ऐसे निकल जाती है कि उसके भीतर प्रवेश करने में ही समस्या होती है। तो ममता जी की कहानियां बहुत सहज, थोड़ी थोड़ी खुरदुरी भी हैं कि आप आसानी से प्रवेश कर लें, आप आसानी से उसके साथ बहने लगे और फिर धीरे धीरे उसके कोनों में आपको अर्थ बहुत सारे मिलने लगते हैं। तो ना ये लंबी कहानी के क्राफ्ट को उन्होंने उससे प्रभावित होकर उसको अपनाया, नहीं उन्होंने सब हेडिंग्स वगैरह देने की कोई परंपरा चलाई, नहीं उन्होंने एक्स्ट्रा टेम्परेचर पर जाके कहानियां लिखी। वो जिस जगह पे जिस लोकेल पर हैं उस लोकेल की भाषा, उस लोकेल की गति पर अपनी कहानी लिखती है। मुझे लगता है कि उसकी जो संश्लिष्टता है और जो संतति, मतलब जो उसका एक कंसिस्टेंसी है अपने वातावरण के साथ में, वो उसका सबसे बड़ा गुण है और बहुत सहज गुण इस तरह से वो मुझे प्रतीत होता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कहानी में एक तरह का प्ले हर समय बना रहता है। ये प्ले बहुत सटल प्ले है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कोई खेल क्रिएट किया जा रहा है, पर जो हमारे जीवन में एक सामान्य खेल होता है जो हम अपने सदस्यों के बीच में होता रहता है, अपने परिवार के लोगों के बीच में होता रहता है, बाहर से जो लोग आते हैं और जो भीतर के लोग रहते हैं उनके बीच में होता है, हमारी दादी और हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके बीच में, इस पूरे प्ले को वो बहुत अच्छा समझती हैं। मतलब जीवन की जो समझ उनके पास है, ये जो प्ले की जो समझ है, तो उनकी कहानी प्लेफुल हो जाती है। वो कभी भी कहानी बोरियत से नहीं भरी होती। आप कई कहानियों में गुजरते हैं, लगता है यार उसको रख दो अलग, लेकिन ममता की कहानियां जो हैं वो प्लेफुल होती हैं। उनके भीतर एक बहुत बारीक सा खेल आपको देखने मिलता है, और ये बारीक सा जो खेल है ये आपके भीतर आपको छू के निकलता है और एक नई तरह के अर्थ प्रकाशित करता है। ऐसा लगता नहीं कि अंततः क्या मतलब कोई बड़ी बात तो कही नहीं जा रही है, लेकिन वो जो प्ले होता है और जहाँ वो निष्कर्ष पर पहुंचती है, उस जगह से वो कहानी दोबारा देखी जाए तो बहुत ही प्लेफुल लगती है। और मुझे लगता है ये जो खिलंदड़ापन है, खिलंदड़ापन को बुरे स्वरूप में भी देखा जाता है, कई बार उसकी बुराई भी होती है कि सामाजिक विमर्श आवश्यक है, सामाजिक अर्थ आवश्यक है, कि खिलंदड़ापन आवश्यक है। यहाँ खिलंदड़ापन उन अर्थों में नहीं है। यहाँ कहानी को प्लेफुल बनाए रखना, उसको अर्थवान बनाए रखना, और जो जीवन में सामान्य रूप से प्ले है उस प्ले को पकड़ना इनके कहानियों में बहुत ही अच्छी तरह होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक कहानी जो परदेसी नाम से है, इसी नाम से वनमाली जी की भी एक कहानी है, उसका नाम भी परदेसी ही है। और मैंने वो परदेसी पढ़ने के बाद में ये वाली परदेसी कहानी भी पढ़ी और देखा कि किस तरह कोई सामने देखने में आता है। तो वनमाली जी की जो कहानी है वो एक प्रेम कथा है, और पुराने समय में एक परदेसी आया हुआ होता है और कई जीवन के पड़ावों से गुजरने के बाद, उस समय वो प्रेम फलीभूत नहीं होता, लेकिन लड़की कई
मोड़ से गुजरती है और कई दिनों के बाद वो मिलती है, तो उस समय जिस स्थिति में वो है, परदेसी को लगता है कि उसने गलती की कि उसने उस समय उसका प्रेम स्वीकार नहीं किया, और ये बात जब उसको मालूम होती है तो परदेसी अपना जीवन समाप्त करता है। वो एक अजीब किस्म की अवसाद भरी कहानी है, अंत में वो प्रेम से अवसाद की ओर जाने वाली कहानी है। अवसाद आपको घेर लेता है, कई बार आप जो समय पर निर्णय नहीं कर पाते हैं, विशेषकर प्रेम को लेके, तो इस तरह की एक कहानी है जो कि वो है, पर उसका नाम भी परदेसी है, और वो परदेसी की स्मृति इसके मन में घुमड़ती रहती है। ममता जी के यहाँ का जो परदेसी है वो बड़ा प्लेफुल परदेसी है। वो आता है और एक अजीब तरह से घर को संवेदित करता है, और घर उसके उससे उससे डिफेंस में है, लेकिन वो ये कहता है कि भाई जिस तरह का जीवन आप गुजार रहे हैं, इस तरह के जीवन के लिए हम तरसते हैं, और आप अपने जीवन पर बिल्कुल भी लज्जित ना होइए, आपका जीवन अपने आप में श्रेष्ठ जीवन है, और वो अपनी भारतीय जीवन पद्धति को स्थापित करता है। तो परदेसी और परदेसी बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही शीर्षक से बहुत सारे मीनिंग की कहानियां हो सकती हैं, पर इस कहानी ने मुझे उस कहानी की याद दिलाई, ये इसका एक अच्छा गुण था। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, पहला मैंने कहा कि वो चैन और चलती हुई कहानी और जीवन चलता हुआ, उसके बीच से निकली हुई कहानी है, जिसमें कि एक अर्थवान स्थिति पैदा होती है। कहानी में प्लेफुलनेस और खिलंदड़ापन लगातार बना रहता है, लेकिन वो कहानी को और अर्थवान बनाता है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कहानी के बारे में, कि जिसको नवीन सागर कहानीपन कहते थे, या जिसको हमारे बहुत सारे धनंजय वर्मा जिसको कहानीपन कहते हैं, वो कहानीपन ममता कालिया के यहाँ बहुत ज्यादा मुझे देखने मिलता है। बनमाली जी के यहाँ ये है कि कहानी में कहानीपन होना बहुत आवश्यक है। बनमाली जी कहते हैं कि एक सेंस ऑफ ड्रामेटिक, मुझे लगता है कि ममता के यहाँ ये जो कहानीपन है, जो कि आज की कहानियों में कई बार नहीं पाया, जैसे विवरण को लेके बात होती है, अब विवरण की बड़ी आलोचना है, पर ममता जी के यहाँ जो विवरण है बहुत ही प्रसन्न विवरण है। वो ऐसा लगता है कि जैसे आसपास घटती हुई चीज है, और वो विवरण कहानी को बनाता है, कहानी को मारता नहीं। ये जो कहानीपन है वो लगातार उनके पास रहता है, और कहानी आपके कोने कुचालों को छूते हुए जहां पहुंचती है, वहां पर अपने आप को आप ज्यादा प्रकाशित और अर्थवान महसूस करते हैं। तो ये तीन बातें मैंने कही। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो उनके अंत के बारे में है। कहानी का अंत कई बार बहुत अचानक, और जैसे आज जो कहानी उन्होंने पढ़ी, उनको बताना पड़ा कि भाई कहानी अंत हो गई, हालांकि हम लोग देख रहे थे कि कहानी कहाँ जा रही है, और उन्होंने उस कहानी को वहां पढ़ा। वो बहुत ही सुंदर अंत है। मतलब यदि कहानी में आप एक भरा पूरा बड़ा क्लाइमेक्स लाएं, कहानी में आप एक डेलिबरेट हाइट प्रदान करें, तो कहानी की वो टेक्निक अब पुरानी पड़ गई। जबकि ये जो टेक्निक है जिसमें कहानी जैसे कि अचानक कोई घटना समाप्त हो जाती है, जैसे कि आपकी एक किरण चलती जाती है, आपने स्लाइस काटी है, वो अचानक समाप्त हो जाती है, उस तरह से वो समाप्त हो जाती है, और अंत अचानक बहुत ही सटल तरीके से होता है, जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। और आपने अभी निर्मोही का जिक्र किया, मुझे एक कहानी और जिसका अंत बहुत ही अपत्नी कहानी है। अपत्नी कहानी का अंत कोई अंत नहीं है, वो एक छोटी सी फीलिंग है जो पैदा होती है और उससे कहानी समाप्त होती है। ऐसी कहानियां कई फ्रेंच राइटर्स लिखते रहे, और आपने अभी हालांकि शायद चेकोव का जिक्र किया था, पर ये कहानी उनसे अलग है। मतलब ये कहानी में एक बहुत ही सटल किस्म का अंत होता है, और कहीं कहीं पर जहां पर कि अंत एक दार्शनिक फीलिंग के साथ होता है, वो भी अच्छा लगने वाला अंत है। मैंने एक अंत मार्क किया था जो शायद मेला कहानी का अंत है, वो मैं आपको पढ़ के, मेला कहानी जब चलती है तो आप सोचते हैं कि ये कहानी अंत में कहाँ जाएगी। मतलब ये एक मेले का विवरण दे रही है, उसमें होने वाली विडंबनाओं का विवरण दे रही है, और बहुत सारी घटनाएं जिन्हें आप जानते हैं, आप भी उज्जैन में और प्रयाग में जाते रहे हैं, पर वो जहां अंत में आती है वो एक तरह का वो लैंडिंग पॉइंट है जिसका जिक्र मैं शुरू में कर रहा था, जहां लंबी कहानियां लैंड नहीं कर पाती हैं। सत्य के स्कूटर पर वापस घर जाते समय चारू सोच रही है
इतना विशाल मेला क्या कुछ भी कालातीत सिखा पाएगा, या सब वैसे के वैसे अपने संकीर्ण सरोकारों में वापस आ जाएंगे? जो झूठ बोलता था बोलता रहेगा, जो घूस लेता था लेता रहेगा, जो मिलावट करता था करता रहेगा, जो कुछ चोरी करता था करता रहेगा, और जो कामचोरी करता था करता रहेगा। औरतों के जीवन में इस एक डुबकी से क्या हो जाएगा? उनकी हालत बदलेगी? गंगा माई में पाप सचमुच धुले, या ये भी एक सरलीकरण है जिसकी स्वीकृति में ही फिलहाल निष्कृति है? तो ये जो अंत है, ये एक तरह से आपको विचार के लिए छोड़ जाता है कि भाई इस पर विचार करो। और ये जो श्रृंखला पाठक के मन में पैदा करने की कोशिश करता है, मुझे लगता है कहानी का वास्तविक काम तो यही था। बहुत आश्चर्य की बात है कि इसमें मैं कई जगह देखता हूं कि वनमाली जी ऐसे कुछ बिंदु अंत में करके छोड़कर कहानी छोड़कर आगे निकलते थे। तो जो वो हेनरी की टेक्निक थी, या जो चेखव की टेक्निक की बात आपने करी, और मैं यहाँ पर अभी एकदम नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, एक कहानी के अंत में एक विचार पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि ये इनकी कहानियों को विशिष्ट बनाती है। एक दो चीजें मैंने और मार्क की थी, वो भाषा को लेकर एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, भाषा को नकलीपन से बहुत सारा बनाया जा सकता है। मतलब कई लोग मैं अभी नाम नहीं लूंगा, कुछ कथाकार हैं जो भाषा से ही कहानी बनाते हैं। पर आप देखिए कि ममता जी के यहाँ दो कहानियों का जिक्र हुआ। कामयाब कहानी की आपने बात करी। कहानी में कामयाब कहानी में जिस तरह से उर्दू बहुत ही स्वाभाविक ढंग से उसका प्रयोग किया गया है, उसके मुहावरे, उसके फ्रेजेस और उसका वातावरण, उस भाषा से जो वातावरण बनता है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो कामयाब में उर्दू का बहुत अच्छा प्रयोग है। निर्मोही की आपने जिक्र करी, उसमें ब्रज भाषा का बहुत बढ़िया जिक्र है। और एक जगह पंजाबी फ्रेजियोलॉजी का भी आपका बड़ा अच्छा कंट्रोल है। आप दिल्ली में रही और आप मथुरा में रही, तो आपने ये सारी भाषाओं को बहुत ही सहजता से स्वीकार किया है। और मुकेश भाई, कई बार हम लोग बात करते हैं आपस में और एक दूसरे को टोकते भी हैं कि ये जो भाषा का जो फ्लेवर था, या भाषा की जो रवानगी थी, या जो दूसरी भाषाओं का इस हिंदी में आना जाना था, उसमें बोलियों का आना जाना है, उसमें अन्य भाषाओं का आना जाना है, वो जो रस बनता है, तो रसमयता का बड़ा काम आपके पास भाषा को लेकर भी है। इस तरह कुल मिलाकर ये कहानियां बहुत ही रोचक, दिलचस्प, अर्थवान और रसमय बनती हैं। मैंने 10 कहानियां पढ़ी हैं। आज सुबह एक बार दोबारा उनको देखा और बहुत जगह मार्क किया था। मैं सिर्फ एक और चीज पढ़ के अपनी बात समाप्त करूंगा। पीठ कहानी का भी एक पैरा मैंने मार्क किया था। पीठ मेरी बड़ी प्रिय कहानी है, वो आपने चयन किया, बिल्कुल सही था, और वो मेरी बड़ी प्रिय कहानी भी है। ये जो निर्मोही का जो आपने जिक्र किया था उसकी, क्योंकि हमारे यहाँ भी ब्रज और अवधी बड़ी बोली जाती रही। अम्मा जो है वो तो ब्रज बोलती थी, और मुझे कभी मेरी जुबान पे नहीं चढ़ी, लेकिन बहुत अच्छा लगता था कि वो बोलती थी। और अवधी और ब्रज का एक मिक्सचर जैसा कुछ वो प्रयोग करती थी। और जितने भी होलियां हम लोगों ने की हैं और जो गीत किए हैं, उसमें वो सारी भाषा है, वो उसी प्रेम के कारण है। तो मैं निर्मोही से एक छोटा सा पैरा आपको पढ़ाता हूँ, सुनाता हूँ आप लोगों को। जय मारे निकल गए दो भैया, न कभी उन्हें दुलराया न पुचकारा, बस दूर दूर करते रहे। जिंदगी भर हर चीज बांट तराजू से तोलो। मैं कहूंगा जी प्यार को मोल और तोल बतावे, ऐसी तराक कहाँ पाओगे। पर नाए ये तो छोटे के कागज पत्थर कापी उठा उठा के चूल्हे में झोंके। बड़े की किताबें रद्दी वाले को बेच आए, 2 दिन रोटी ना खाई मेरे लालों ने। तो ये पूरी कहानी जो है ब्रज में चलती है और बहुत ही मथुरा, आगरा और उसके आसपास के गांव की याद दिलाती है। इस तरह के प्रयोग कहानी को बड़ा रसमय और बहुत ही जीवंत बनाते हैं। हमें कई बार लगता है कि हमारे पास भी बुंदेलखंडी पर या छत्तीसगढ़ी पर या मालवी पर या ब्रज पर ऐसा नियंत्रण होता तो कितना अच्छा काम हम लोग कर पाते।
मैं इसी के साथ ममता जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का पाठ भी उन्होंने अच्छा किया, कहानी भी अच्छी चुनी, और मैंने सुबह से आज उनकी कहानियों में डूबा हुआ था तो इतनी बातें कही। मुकेश भाई और मीना जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे वक्तव्य दिए। हमें लगता है कि ये काम हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और इस बार भी ममता जी विश्व रंग होगा और उसमें आपको रहना है, ऑनलाइन होगा, 5 दिन का होगा। उसमें कथा वाले सत्र में आपको जरूर रहना है और हमारे बहुत सारे लोग उसमें शामिल होंगे। तो इसी के साथ एक बहुत सुंदर और अच्छे शाम के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और मैं चाहूंगा कि कुणाल इसे कंक्लूड करें। कुणाल को भी मैं एक बार शुभकामनाएं देना चाहता हूँ क्योंकि ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। धन्यवाद, थैंक यू, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार। कुणाल आइए। जी जी नमस्कार। एक बच्चा भी पीछे हाथ दे रहा है। कार्यक्रम की सदारत कर रहे वरिष्ठ कथाकार कवि श्री संतोष चौबे जी, आपका बहुत बहुत आभार। ममता जी की पूरी कहानी कला पर जिस तरह का बारीक अन्वेषण आपने रखा और बिंदुवार विश्लेषण, बाकायदा नोट्स लेकर, ये इस कार्यक्रम को पूरी तरह से, बल्कि ममता जी की कहानी की भाषा, बनावट, बल्कि उनकी तबीयत और तासीर को भी जिस तरह से हमारे सामने रखा, इस कार्यक्रम को एक संपूर्णता प्रदान करने वाला नोट रहा। मैं पब्लिकेशन के को आमंत्रित करता हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। लेकिन इससे पहले मैं श्रोताओं को बताऊं कि शायद कुणाल जी का संपर्क हो नहीं पा रहा है। हेलो कुणाल जी, सुन पा रहे हैं? आज भोपाल में भारी बारिश है और इसलिए भी थोड़ी इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। सभी श्रोताओं को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, काफी बड़ी संख्या में श्रोता हैं, उन सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह लगातार बने रहें। और कुछ सवाल आए थे, एक बार सवाल हम लोग देख लेते हैं अगर कोई। सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ, संतोष जी, जयेश जी, कुणाल, मीना जी, आप सबको बहुत बहुत अनुमति प्रदान करें तो आदरणीय महिप जी को बुला के आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। हाँ संजय करें जी, सुन लीजिए। ममता जी कुछ कह रही हैं। हाँ, मैं सबको आभार व्यक्त करना चाहती थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि अपने मन में सुनना थोड़ा सा संकटपूर्ण भी होता है, लेकिन लेखक के जीवन में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब उसके बारे में अच्छी बातें कही जाए। तो आज का दिन मेरे लिए भी यादगार हो गया, और बनवाली बुक्स में हमेशा हमेशा अच्छे काम किए हैं, और उसमें एक और सुधार का पर जुड़ गया कि बनवाली बुक्स खूबसूरती से मिली। अपनी शुभकामनाएं देती हूँ, मैं जानती हूँ आगे मुझसे भी बेहतर कहानीकार इसमें सीरीज में आएंगे। नमस्कार। जी 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 मोहन सगुरिया कह रहे हैं कि ममता जी ने आज कहानी का बहुत अच्छा पाठ किया और मुकेश जी की टिप्पणी भी बहुत महत्वपूर्ण थी। जयप्रभा यादव उन्नाव से हैं, जो मतलब मेरे अलावा मुकेश जी ऐसे मूर्धन्य कथाकार और ममता जी ऐसे श्रेष्ठ कथाकारा के साथ पूरी टीम को बधाई दे रही हैं। विशिष्टता और शानदार आयोजन। बाकी लगभग 8-10 लोगों की टिप्पणियां हैं जो कि सभी प्रशंसाजनक हैं, इसलिए उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और सभी ने ममता जी को बहुत बधाई दी है और शुभकामनाएं दी हैं, तो हम सबकी ओर से भी और ममता जी का भी धन्यवाद जो उन्होंने अच्छी बातें कही। संजय अगर आप हैं तो आइए, या महिप जी। हाँ जी ठीक है, महिप जी आइए। देश के शीर्ष उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में शामिल रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल विश्व में अपनी तरह के अप्रतिम आयोजन के रूप में प्रतिष्ठित विश्वरंग और साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले प्रकल्प वनमाली सृजन पीठ द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में आईसेक्ट पब्लिकेशन द्वारा
वनमाली सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तक 10 कहानियां लेखिका ममता कालिया जी के विमोचन अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रख्यात लेखक, प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी, आइसेक्ट समूह के अध्यक्ष आदरणीय चौबे सर के हम आभारी हैं, जिनकी प्रेरणा से हम इस तरह का एक और संकल्प पूर्ण करते हैं। आज हम आभारी हैं प्रख्यात लेखिका ममता कालिया जी के, जिन्होंने आज कार्यक्रम में उपस्थित रहकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। साथ ही हम आभारी हैं वरिष्ठ कथाकार वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष श्री मुकेश वर्मा जी के, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी के साथ प्रांजल धर जी हमसे जुड़ नहीं पाए, लेकिन उनके साथ ही मीना झा जी के भी आभारी हैं, जिन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से ममता कालिया जी के प्रति अपने अनुभव से हम सबको अवगत कराया, परिचित कराया। उनके हम आभारी हैं। इसी के साथ देश विदेश के अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागी के भी हम सभी आभारी हैं। आयोजन समिति में अलग अलग कर्तव्यों का संपादन करते हुए श्री संजय राठौर, प्रशांत सोनी जी, रमन सर के भी हम आभारी हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। अंत में एक सूचना देते हुए हमें हर्ष है कि आगामी शुक्रवार 4 सितंबर 2020 को इसी समय शाम 6 बजे पुनः एक नवीन पुस्तक का लोकार्पण आयोजित है, जो पुस्तक आइसेक्ट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। भोपाल के वरिष्ठ लेखक हैं कर्नल गिरजेश सक्सेना जी, उनके द्वारा एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है, सत्य, तथ्य और कथ्य। उस कार्यक्रम के भी विमोचन और लोकार्पण अवसर पर आप सभी उपस्थित प्रतिभागियों की, अतिथियों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। एक बार पुनः मेरी तरफ से आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार सबको, नमस्कार। इसको बंद कैसे करते हैं? वहाँ लीव होगा, ऐसे बंद हो गई है। कहीं लीव आए। चल रहा है। हाँ, कहाँ से करना है? खुला सब कुछ है, जूम होगा फिर।